हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ थर्ड ओडीआई ऑफ आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड को डिस्कस करेंगे। इंग्लैंड विमेन इस समय आयरलैंड का टूर कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 ओडीआईज में उन्होंने 2 ओडीआईज जीत के अपने नाम पे ये ओडीआई सीरीज दर्ज कर ली है। बात करें फर्स्ट ओडीआई की, तो हमने देखा कि वहां पे केट क्रॉस, जिन्होंने पहली बार कैप्टनसी उन्होंने ली थी, उन्होंने 6 पर लेके अपने नाम पे वो मैच किया था। वही फॉर्म हम कह सकते हैं उन्होंने सेकंड ओडीआई में कंटिन्यू रखा। एंड वहां पे ओडीआई में अगर हम बात करें तो इंग्लैंड वुमेन ने 320 रनों का एक बहुत अच्छा आंकड़ा उन्होंने स्कोर बोर्ड पे दर्ज किया, जिसमें आयरलैंड वुमेन को काफी एक बड़ा, हम कह सकते हैं कि उनके लिए चेस करने के लिए उनके पास टोटल था। जिसमें अगर बैटिंग की बात करें तो टैमी ब्यूमॉन्ट, जिनको हमने देखा फर्स्ट ओडीआई में थोड़ा मुश्किल हुआ था, उन्होंने ज्यादा रन नहीं बनाए थे, पर 150 नाबाद उन्होंने वहां पे एक पारी खेली आयरलैंड के खिलाफ, जो कि हम कह सकते हैं कि वो उन्होंने दूसरी बार ऐसा हुआ है ओडीआईज में 150 प्लस का स्कोर बनाया है। बहुत अच्छी उनकी तरफ से हम कह सकते हैं इनिंग्स आई थी टैमी ब्यूमॉन्ट की तरफ से। काफी रिकॉर्ड्स उन्होंने बनाए थे, 4000 रन बनाने में वो यंगेस्ट थे, एंड उन्होंने एक अच्छा फास्टेस्ट थे, माफी चाहूंगी, एक अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आया था। वहां पे एक 320 का वहां पे एक आंकड़ा उन्होंने बनाया था, एंड 321 आयरलैंड को चेस करना था, जिसमें बॉलिंग में कहें तो परफॉर्मेंसेस काफी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा था टू गेट द विकेट्स। अगर हम कंसीडर करें कि आयरलैंड की जब बैटिंग हुई थी, तो हम कह सकते हैं कि शायद आयरलैंड का वो दिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपार्ट फ्रॉम उना रेमंड, जो कि ओपनर थी, जिन्होंने 22 रन बनाए, सब बाकी प्लेयर्स सिंगल डिजिट में आउट हुए थे। एंड उन्होंने 45 रन ही वो स्कोर बोर्ड पे बना पाए, एंड 16.5 ओवर्स में ही उनकी सेकेंड इनिंग्स समाप्त हो गई, जिसमें केट क्रॉस एंड लॉरेन फाइलर दोनों ने ही 3 विकेट हॉल लिया। साथ ही साथ फ्रेया कैंप एंड जॉर्जिया डेविस दोनों ने 2-2 विकेट चटका के ये आयरलैंड को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था। कह सकते हैं ये जो टोटल था, वो जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो आई है इंग्लैंड के नाम पे, ये 275 रन का जो इतना बड़ा टोटल उन्होंने जो मार्जिन आया है, वो इंग्लैंड का हम कह सकते हैं कि उनके लिए लार्जेस्ट था। एंड सिमिलरली आयरलैंड के लिए उनका लोएस्ट ओडीआई सेकेंड इनिंग्स का स्कोर था। अंकित, इस के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि आयरलैंड जैसी टीम, जिन्होंने श्रीलंका को अभी हराया था ओडीआई में, बहुत अच्छा प्रदर्शन था, अच्छा चेस कर रहे थे, इवन उन्होंने डिफेंड भी काफी स्ट्रांगली किया था, बट अभी हम कह सकते हैं कि बहुत सिमटी हुई पारी आ गई थी उनकी तरफ से, कि इतना 275 रन से उनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा। शायद ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, बिकॉज शायद आयरलैंड अपने घर पे एक बेहतर टीम है। ऑब्वियसली जब गेंदबाजी कर रहे थे, ऑब्वियसली टैमी ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली वहां पे, एंड उसी के चलते 300 रन का वो जो आंकड़ा था वहां पे पार हुआ। लेकिन शायद जब बल्लेबाजी करने आई थिंक काफी साधारण लगी आयरलैंड की इनिंग्स, बिकॉज आई थिंक टू गेट बोल्ड आउट फॉर 45 स्पेशली घरेलू कंडीशंस में। एंड आई थिंक ऐसा भी नहीं कि इंग्लैंड ने कुछ बहुत अलग किया। आई थिंक बेसिक चीजों को काफी हद तक फॉलो किया। पावर प्ले में जैसे अच्छा टप्पा उन्होंने पकड़ा था गेंदबाजी करने, लेकिन काफी सम ऑफ द डिसमिसल्स अगर हम देखें तो काफी साधारण लगे, जहाँ पे ओवरऑल 2-3 डिसमिसल्स, स्पेशली टॉप ऑर्डर में पहले ओवर में 2 विकेट्स खोना। गेबी लुइस काफी एक्सपीरियंस्ड बैटर है, एमी हंटर भी उसी ओवर में आउट हुई थी केट क्रॉस के चलते, तो काफी साधारण था। लेकिन आई थिंक काफी क्रेडिट जाता है इंग्लैंड को, बिकॉज केट क्रॉस, लॉरेन फाइलर, अगर हम देखें उसके बाद फ्रेया कैंप, आई थिंक जो भी गेंदबाज थे, आई थिंक उन्होंने सारे गेंदबाजों ने विकेट्स लिए। केट क्रॉस ने 3 लिए थे, लॉरेन फाइलर ने भी 3 लिए थे, फ्रेया कैंप के 2, एंड जॉर्जिया डेविस जो स्पिनर थी एकमात्र, उनको भी 2 विकेट मिले, तो काफी कन्विंसिंग था। लेकिन आई थिंक आयरलैंड विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस काइंड ऑफ, आई थिंक ऐसी हार एक ऐसे सीरीज में आई थिंक थोड़ा सा बैकफुट पे डालती है। लेकिन आई थिंक उम्मीद करेंगे कि तीसरे मैच में वापसी करे आयरलैंड थर्ड वनडे में। इंग्लैंड विमेन का हम कह सकते हैं काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस आया था, उन्होंने काफी एक अच्छा प्रदर्शन दिया था। बात करते हैं टैमी ब्यूमॉन्ट, जो कि सेंचुरियन थे, उनके एक बार स्टैट्स देखते हैं कि हमने देखा है कि ओडीआईज में काफी एक अच्छा उनका होल्ड रहा है, प्लस सेंचुरीज हम कहेंगे शी इज वन ऑफ दोज पीपल जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी अपने नाम पे दर्ज करी है। टैमी ब्यूमॉन्ट ने ओडीआईज में भी उनके नाम पे सेंचुरी है, T20 आईज में भी है, एंड इवन टेस्ट में भी है। कंसिडरिंग दैट फैक्ट, एक बहुत अच्छा हम कह सकते हैं कि सरप्राइजिंग शायद इनिंग्स नहीं थी, कि कंसीडर करें कि हमें लगा था कि फर्स्ट ओडीआई में थोड़ा उनको सेटबैक फेस करना पड़ा, पर उम्मीद थी कि शायद वो अच्छा एक बाउंस बैक करेंगी सेकंड ओडीआई में, बट 150 नॉट आउट की जो पारी उन्होंने खेली है,
वो काफी प्रॉमिसिंग, उन्होंने एक बहुत अच्छी कह सकते हैं पारी आई थी उनकी तरफ से। सो एक बार उनके स्टैट्स देखते हैं कि उन्होंने अभी तक ओडीआईज में कैसा परफॉर्म किया है, किस टाइप ऑफ बॉलर ने उनको अभी तक स्ट्रगल किया है। सो अंकित, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि टैमी बुमॉन के परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? आई थिंक अगर हम इंग्लैंड की बैटिंग यूनिट देखें, खास करके वनडे फॉर्मेट में, इवन जब मेन टीम होती है, आई थिंक ये काफी क्रूशल रोल रहा है टैमी का ओवर द इयर्स। एंड पिछले कुछ टाइम से देखा जाए तो टैमी का काफी अच्छा फॉर्म भी चल रहा है। लाइक न्यूजीलैंड में भी उन्होंने टीम का हिस्सा थी, लेकिन ये सीरीज में पहले मैच में ऑब्वियसली जल्दी आउट हो गई थी, लेकिन दूसरे मैच में आई थिंक द वे शी अप्रोच, आई थिंक इनिंग्स को अप्रोच करती है, आई थिंक काफी अच्छा होता है। बिकॉज इनिशियली काफी टाइम दिया था, बिकॉज विकेट्स भी चले गए थे इंग्लैंड के, एंड उसके बाद वो जो फ्रेया कैम के साथ एक साझेदारी थी, एंड उसके बाद भी इवन टेल इंडर्स के साथ बल्लेबाजी करना, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज अ स्किल, बिकॉज आसान नहीं होता। तो काफी कंपोस्ट इनिंग्स थी, लेकिन ओवरऑल आंकड़े काफी अच्छे उनके, बिकॉज पिछले मैच में वो जो शतक था, आई थिंक वहां पे भी काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। 4000 वनडे रन का आंकड़ा पूरा किया था, एंड शी वाज द फास्टेस्ट इंग्लिश बैटर टू डू सो। एंड ओवरऑल देखे तो स्पिन को काफी अच्छा खेलती है। हालांकि कंडीशंस, आयरलैंड कंडीशंस पे अगर हम देखें तो पेसर फ्रेंडली है, लेकिन कल के मैच में भी हमने देखा, एंड आई थिंक द वे शी हैज बीन इन दिस सीरीज, अगर हम देखें तो काफी सीनियर प्लेयर है इस टीम में ओवरऑल, नॉट इन जस्ट बैटिंग डिपार्टमेंट, लेकिन ओवरऑल टीम। एंड आई थिंक काफी हद तक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उन्होंने समझा, एंड आई थिंक ओवरऑल वनडे में काफी अच्छे आंकड़े हैं, बिकॉज throughout the years I think she has just got better. उनके जो वनडे स्टैट्स अगर हम देखें तो वो डेफिनेटली आई थिंक her stats speaks for herself. या एक बहुत अच्छा हम कह सकते हो इनका स्कोर आया, 10 शतक ऑलरेडी लगा चुकी हैं इस ओडीआई फॉर्मेट में, प्लस उनका हाई स्कोर भी 168 नॉट आउट का है। बाउंड्री परसेंटेज काफी अच्छा है, वो 51 के करीब का वहाँ पे बाउंड्री परसेंटेज बनता है। सो एक बहुत, एक कह सकते हैं ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छी प्लेयर है। उन्होंने एक पावर पैक परफॉर्मेंस दी है। डेफिनेटली फर्स्ट ओडीआई में थोड़ा सेटबैक होगा, पर उन्होंने उस चीज को ओवरकम किया, एंड 150 प्लस का एक हमें अच्छा 150 एग्जैक्टली मैं कह सकती हूँ नॉट आउट का हमें वो स्कोर देखने को मिला। सो लेट्स सी कि थर्ड ओडीआई में उनका परफॉर्मेंस कैसा आता है, या फिर अंकित क्या आपको लगता है कि क्या इंग्लैंड में भी चेंजेस करना चाहेगा, मे बी और लोगों को वो चांसेस देगा? बिकॉज वी रिमेंबर कि जो फर्स्ट ओडीआई हुआ था उसमें केट क्रॉस ने बोला था दैट शी वाज लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, व्हिच इज द ओडीआई वर्ल्ड कप इन इंडिया। सो नेक्स्ट ईयर, सो मे बी इंग्लैंड, क्योंकि हम जानते हैं जो T20 वर्ल्ड कप की टीम थी उसमें काफी प्लेयर्स चेंज्ड है इस आयरलैंड की स्क्वाड के कंपैरिजन में। सो उस हिसाब से जो उनके रेगुलर प्लेयर्स है, इवन जो कैप्टन है रेगुलर हम कह सकते हैं हेदर नाइट, वो भी इस टीम का हिस्सा नहीं है। सो मे बी एज अ प्रैक्टिस फॉर जो उनके बाकी रिजर्व प्लेयर्स हैं, या जो यूज नहीं होते स्क्वाड में प्लेयर्स नहीं है, क्या उनको वो हेल्प कर रहे हैं कि वो थोड़ा ग्रूम हो, एंड फिर वो बाद में जो फाइनल स्क्वाड जो नेक्स्ट ईयर T20 ओडीआई वर्ल्ड कप है उसके लिए वो मे बी सोच रहे हो? आई थिंक आई एम पर्सनली नॉट बाय द फैक्ट कि जहाँ पे आखिरी मैच में आप चेंज करो, बिकॉज आई थिंक एक मैच एक काफी छोटा नंबर है किसी नए प्लेयर को लाने के लिए, एंड एक्सपीरियंस प्लेयर जिन्होंने 150 बनाया। सो आई डोंट फील, शायद बल्लेबाजी में आई डोंट सी मेनी चेंजेस, बिकॉज आई थिंक काफी प्लेयर्स को उतनी बैटिंग मिले भी नहीं है। तो आई थिंक एक और मैच जो प्लेइंग 11 रहा इंग्लैंड का, आई थिंक वहाँ पे चेंजेस नहीं, लेकिन शायद गेंदबाजी में, बिकॉज शायद उस लिहाज से आप वर्कलोड मैनेज करना चाहो, खास करके वनडे फॉर्मेट है आई थिंक, एंड मैचेस में भी काफी कम दिनों का गैप रहा है, उस लिहाज से शायद बॉलिंग डिपार्टमेंट में शायद चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बैटिंग में आई डोंट सी इंग्लैंड शायद ज्यादा सफल करेगा, बिकॉज अभी भी इंग्लैंड की जो बैटिंग यूनिट है वो काफी यंग है। हमने पिछले मैच में भी एक छोटा सा कोलैप्स हुआ था जब फ्रेया कैम आउट हुई थी, तो उस लिहाज से आई फील कि शायद टैमी एंड जो बाकी बैटिंग यूनिट है, आई थिंक सेम फॉर द नेक्स्ट मैच। सो अभी हमने इंग्लैंड की बैटिंग की बात करी, एक बार बात करते हैं आयरलैंड की बैटिंग के बारे में, कि हमने कल देखा कि काफी डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस आया था उनकी तरफ से। लेकिन एक प्लेयर हम कह सकते हैं जो कि इस समय कप्तान है, हमने देखा है कि अभी तक लीड कर रही थी लॉरा डेलेनी, बट वो श्रीलंका की सीरीज में इंजर्ड हुए थे, तो फिर उनकी जगह केबी लुइस आए थे। सो वो अभी भी हम कह सकते हैं कि आफ्टर रिकवरी वो दोबारा उन्होंने कैप्टनसी ली, क्योंकि पेंडरगास्ट ने लास्ट के 2 ओडीआईज में श्रीलंका के खिलाफ वहां पे कैप्टनसी करी थी। सो अभी वो लीड करे, बट एक जो इनको हम जानते हैं एज एग्रेसिव बैटर, एंड T20 आईज में भी उन्होंने वहां पे शतक दर्ज करी थी श्रीलंका के खिलाफ। सो उनका परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं काफी मिस आउट हुआ है। तो एक बार उनके स्टैट्स देखते हैं अंकित, उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि उन्होंने अभी तक कैसा ओडीआईज में प्रदर्शन दिया है। जैसे हम देख सकते हैं कि स्टैट्स में अभी बॉलिंग तो खास उतना कर नहीं रहे हैं, पर बैटिंग की जहां तक बात है तो 44 इनिंग्स में उनके ऑलरेडी 1000 प्लस रन है। एक अच्छा वहां पे कह सकते हैं परफॉर्मेंस आया उनकी तरफ से। बाउंड्री परसेंटेज भी उनका 49.37 के करीब का है।
सो हम कह सकते हैं कि 50% रन उनके अप्रोक्सीमेटली उनके बॉलिंग से बाउंड्रीज से ही आ रहे हैं। सो एक अच्छा प्रदर्शन है उनकी तरफ से, 8 अर्धशतक भी है उनके नाम पे। सो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। एवरेज भी 29.87 का है। सो 7-8 का है। सो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, गेबी लुइस का काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा, क्योंकि पिछली बार वो डक पे आउट हुए थे। कह सकते हैं केट क्रॉस का हम नई गेंद के साथ जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है इस पूरे टूर में, वो काफी अच्छा है। पावर प्ले में उन्होंने काफी विकेट चटकाए हैं। सो कंसिडरिंग दैट फैक्ट उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। सो अंकित, एक बार उनके प्लेयर एनालिसिस पे बात करते हैं कि हमने देखा कि केट क्रॉस एज अ पेसर उन्होंने उनको ट्रबल किया है। सो आपके हिसाब से क्या उनको और भी नेक्स्ट मैच में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम उनसे? आई थिंक शायद आयरलैंड शायद इन टर्म्स ऑफ जो बैटिंग उनका प्लेइंग 11 है, शायद गेबी लुइस शायद नीचे बैटिंग करने हैं, लेकिन आई स्टिल फील कि थोड़ा ये जो सीरीज रही है आई थिंक काफी हद तक साधारण रही है, एंड आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ द मेजर रीजंस कि आयरलैंड की जो बैटिंग यूनिट है वो काफी साधारण रही है, एंड जो कल के मैच में भी कोलैप्स था बिकॉज तीसरे ही गेंद पे हमने देखा कि गेबी लुइस आउट हुई थी, उसके बाद एमी हंटर। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज अ ओपनर्स आपको शुरुआत देना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, खास करके पहले पावर प्ले में, बिकॉज उसके बाद ये इन कंडीशंस में इट इज नॉट इजी फॉर एनी ऑफ दोस न्यू बैटर्स, एंड आयरलैंड का काफी हद तक एक यंग बैटिंग यूनिट है, तो उस लिहाज से ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी। लेकिन हाल ही में शतक भी मारा था उन्होंने, हालांकि T20 फॉर्मेट में था, एंड उसके बाद भी इंजर्ड हुए, तो पिछला कुछ टाइम इट हैज बीन नॉट इजी, बट आई होप कि नेक्स्ट मैच में कम बैक करे, बिकॉज इसे बहुत बेहतर प्लेयर है आई थिंक जो सीरीज अभी तक चल रही है। सो होपफुली डेफिनेटली आई थिंक नेक्स्ट मैच काफी क्रूशियल रहेगा, बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि इनकी बैटिंग पोजीशन क्या रहेगी, क्या वो ओपनिंग करेंगी या फिर नंबर 3 पे जहाँ पे उन्होंने पहले बल्लेबाजी करी है वहाँ पे क्या हमें देखने मिलेगी। या पेस अटैक के खिलाफ डेफिनेटली उनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है। आप देख सकते हो कि 43 डिसमिसल्स उनके पेस की से आए, जिसमें बोल्ड का परसेंटेज काफी एक वहां पे सरप्राइजिंग है, क्योंकि 14 टाइम्स वो बोल्ड हुए हैं। सो वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि तब आप शायद बॉल नहीं जज कर पा रहे हो कि कैसे हो रहा है। प्लस वहां पे आप देख सकते हो कि 2 बार इंग्लिश बॉलर्स जो भी लॉरेन फाइलर एंड केट क्रॉस, दोनों ही पेसर्स ने उनको इस बार डिसमिस किया है। सो कंसिडरिंग दैट फैक्ट, ये काफी एक कह सकते हैं पेस से उनको थोड़ा प्रॉब्लम है। तो अगर ये 2 बॉलर्स को टैकल वो करते हैं तो शायद कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पर अगर हम बात करें दोनों ही बॉलर्स के बारे में, सो हमने देखा था अंकित, वो एक पैटर्न बन गया था कि एक एंड से केट क्रॉस, अनदर एंड से फाइलर वो परफॉर्म कर रहे थे, तो वहां एक दबाव बन गया था, वहां पे प्रेशर आ गया था शायद। तो वो शायद इस बार उनको ओवरकम करना होगा। मे बी आपने जैसे बोला कि वन डाउन आ सकती है, तो मे बी वो उनके लिए वहां पे थोड़ा बेटर हो सकता है कि अगर वो थोड़ा लोअर ऑर्डर में आती है, ताकि वो जो पेस अटैक है, वो जो नई गेंद के साथ शायद उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, वो शायद आयरलैंड मैनेजमेंट वहां पे चेक करे एंड वो चीज चेंज हो सके, एंड वो थोड़ा लोअर ऑर्डर पुश करे, बिकॉज हम जानते हैं बहुत अच्छी बैटर है, एक अच्छा प्रदर्शन आता है, काफी वैरायटी ऑफ शॉट्स रखती है वो अपने साथ। सो कंसीडरिंग दैट वो एक अच्छा परफॉर्मेंस हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये तो बात करी हमने प्लेयर्स टू वॉच आउट के बारे में, एंड जो नेक्स्ट मैच में हम होप करें कि कैसा परफॉर्मेंस आएगा। सो एक बार अपनी फैंटेसी 11 टीम के बारे में बात करते हैं कि थर्ड ओडीआई की क्या टीम बन सकती है आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड की। सो विकेट कीपर्स में हमने टैमी बिमॉन्ट एंड एमी हंटर दोनों को लिया है। कंसीडरिंग टैमी बिमॉन्ट का भी फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है, अभी उन्होंने एक शतक बनाई थी सेकंड ओडीआई में, सो वो कंटिन्यू करना चाहेंगे अपने फॉर्म को। एंड अगर एमी हंटर की बात करें तो फर्स्ट ओडीआई में हमने काफी अच्छा इंटेंट देखा था उनकी तरफ से, एंड पहले भी काफी अच्छा प्रदर्शन आया उनकी तरफ से, सो वो एक अच्छा विकेट कीपर ऑप्शन रहेंगी। बैटर्स में गेबी लुइस का परफॉर्मेंस हमने देखा कि पहले 2 मैचेस में थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ, पर अभी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि ओडीआई स्टैट्स काफी अच्छे हैं उनके, एंड वो अपना फॉर्म वापस रीगेन करना चाहेंगे इस थर्ड ओडीआई में, अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। स्कोलफील्ड एंड होली आर्मिटेज दोनों एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, दोनों का परफॉर्मेंस हमने देखा द 100 टूर्नामेंट में एक अच्छा उनको वहां पे उनको परफॉर्मेंस मिल गई थी, एक प्रैक्टिस हो गया था उनके साथ, तो एक अच्छे परफॉर्मेंस के साथ वो आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे। बाकी जहां तक बात है ऑलराउंडर्स की, सो ऑर्ला पेंडरगास्ट एंड एलिन केली, ये दोनों आयरलैंड की तरफ से रहेंगे। दोनों ने ही बैटिंग एंड बॉलिंग में एक कंसिस्टेंट एफर्ट दिया है। डेफिनेटली पिछले मैच में थोड़ा बैटिंग से आयरलैंड की पूरी टीम को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, पर अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ने एक अच्छा इंटेंट शो किया है, सो वो कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड ऑर्ला पेंडरगास्ट एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि बॉलिंग भी करती है एंड बैटिंग भी उनकी टॉप ऑर्डर में आता है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से आ सकता है। फ्रिया कैंप हमने देखा कि पिछले मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन आया था, बॉलिंग से भी उन्होंने 2 विकेट्स लिए थे, प्लस टैमी बिमॉन्ट के साथ एक अच्छी साझेदारी आई थी, प्लस अपनी ओडीआई की उन्होंने मेडन 50 बनाई थी।
सो उस हिसाब से फ्रेया कैंप एक अच्छी ऑलराउंडर है। फर्स्ट उन्होंने ओडीआई में भी वहां पे रन्स बनाए थे, सो वो एक कैप्टनसी का एक अच्छा टेम्पटिंग ऑप्शन हो सकती है फॉर द थर्ड ओडीआई। एंड बॉलर्स में केट क्रॉस, फ्रेया सार्जेंट एंड लॉरेन फाइलर, ये हमारे तीन बॉलर्स रहेंगे, जिसमें लॉरेन फाइलर एंड केट क्रॉस दोनों को हमने देखा कि कंसिस्टेंट रहे विद द बॉल। सो दिस वाज आवर फैंटेसी टीम ऑफ थर्ड ओडीआई ऑफ आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, हमारी और भी वीडियोस होंगी, प्लीज उनको भी चेकआउट कीजिएगा। इस टूर से रिलेटेड, इवन वर्ल्ड कप रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं वो हम सारी वीडियोस बनाते हैं, प्लीज उनको जाके चेक कीजिए। साथ ही साथ हमारी फीमेल क्रिकेट वेबसाइट को विजिट करिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ताकि आप कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना करें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।